दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडी बाय फ्रीडम पर। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आज का पहला टॉपिक चुनते हैं, द्रव्य पदार्थ। तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक है हमारा द्रव्य पदार्थ। हम जानेंगे कि ये द्रव्य पदार्थ क्या होता है, जिसको मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखिए। वे जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उन्हें हम द्रव्य पदार्थ कहते हैं। जैसे मेज हो गया, कुर्सी, पत्थर, जल, वायु इत्यादि। तो दोस्तों आइए एक्सपेरिमेंटली समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो द्रव्य हैं सच में उनके अंदर स्थान घेरने की क्षमता है, उनमें द्रव्यमान होता है या नहीं। तो आइए एक प्रयोग समझते हैं। हमने एक गुब्बारा लिया। सबसे पहले आप गुब्बारे को खाली अवस्था में ही इलेक्ट्रॉनिक वेट पर उसका वजन कर लीजिए। जब आप उसका वजन करते हैं तो सपोज करिए कि उसका वजन आता है अब 5 ग्राम। यदि खाली गुब्बारे का वजन आता है 5 ग्राम। अब आप उसके बाद उस गुब्बारे में क्या करिए, हवा भर लीजिए, वायु को भरिए। जैसे जैसे आप प्रेशर के माध्यम से, प्रेशर पंप के माध्यम से या अपने मुंह के सहयोग से उसमें हवा भरते हैं तो जो गुब्बारा है, गुब्बारे का आकार जो है पहले से मान लीजिए छोटा है। जब आपने और हवा भर दिया तो आकार और बड़ा हो गया, जब आपने और हवा भर दिया तो आकार और बड़ा हो गया। इस तरह से गुब्बारे का आकार निरंतर बढ़ता जाता है, निरंतर बदलता जाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे गुब्बारे का आकार परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इस गुब्बारे के अंदर जो भी वायु भरी जा रही है, जो भी हवा भरी जा रही है, वो क्या कर रही है, जगह ले रही है, स्थान ग्रहण कर रही है। तो इस आधार पर एक बात तो स्पष्ट हो गया कि गुब्बारे के अंदर जो वायु भरी जा रही है वो क्या कर रही है, स्थान घेर रही है। और इसका प्रमाण है गुब्बारे के आकार में निरंतर वृद्धि। अब गुब्बारे को बांध लीजिए और उसके बाद उसको हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक बेड पर रखते हैं। और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक बेड पर गुब्बारे को रखते हैं तो पाते हैं कि जो वज़न पहले 5 ग्राम आया हुआ था, अब वह 5 ग्राम से बढ़ करके 7 ग्राम या 9 ग्राम कुछ इस तरह का आएगा। मतलब ये कि 5 ग्राम से वो ज़्यादा ही प्राप्त होगा। यह जो बढ़ा हुआ वज़न आपको प्राप्त हो रहा है, ये जो बढ़ी हुई द्रव्यमान आपको दिखाई दे रही है रीडिंग में, वो किसका है, निसंदेह वो किसका है, वो वायु का है। तो इस आधार पर, इस प्रयोग से हम समझ पाते हैं कि वायु क्या कर रही है, स्थान घेर रही है, और दूसरा वायु में कुछ न कुछ द्रव्यमान है जो कि अभी ये प्रैक्टिकली हमको प्राप्त हुआ है। तो इसी आधार पर हम एक सामान्य नियम प्राप्त करते हैं और कह सकते हैं कि वे पदार्थ, वे जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उन्हें द्रव्य पदार्थ कहते हैं। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, इस ब्रह्मांड की हर सारी चीज़ों में यह गुण पाया जाता है और इसी गुण के आधार पर ही हम उन्हें द्रव्य पदार्थ की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है। तो आइए समझते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, द्रव्यमान, मैटर। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की संपूर्ण मात्रा, किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की संपूर्ण मात्रा या जो परिमाण होता है, मान होता है, हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, उसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अभी अभी हमने प्रैक्टिकली देखा कि प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ द्रव्य की मात्रा होती है। वही द्रव्य की मात्रा उस विशेष वस्तु के लिए द्रव्यमान कहलाती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की संपूर्ण मात्रा या परिमाण उस वस्तु का
द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान का जो इंटरनेशनल या MKS प्रणाली का मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। बाकी उसकी मात्रा के आधार पर हम पैमाने को बड़ा या छोटा आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात द्रव्यमान की। अब हम बात करते हैं अगला आयतन क्या होता है। तो दोस्तों हमारा जो अगला है टॉपिक वो क्या है, आयतन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम। दोस्तों अंग्रेजी की शब्दावली को भी लगातार आप समझते सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा, क्योंकि आगे की जो भी पढ़ाई है वो आपकी इंग्लिश मीडियम से होनी है, या आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो निसंदेह इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसको छोड़िएगा नहीं। अब बात करते हैं आयतन का। क्या होता है आयतन? किसी वस्तु द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वह घेरा हुआ स्थान उसका आयतन कहलाता है। इसका मात्रक घन मीटर होता है, जिसको हम मीटर क्यूब कहते हैं। अभी अभी हमने गुब्बारे के केस में प्रयोग करके आपको बताया, तो बताया ना कि जब गुब्बारे को खाली अवस्था में रखते हैं तो ये छोटा सा है, लेकिन जैसे इसमें हवा भरते हैं तो इसका आकार कुछ इस तरह से बढ़ जाता है। तो जितना इसका आकार ये बढ़ा, या यूँ कह लीजिए कि जितनी जगह में इसके अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है, इस हवा द्वारा जितना ये जगह घेरा गया है, ऑक्युपाई किया गया है, ग्रहण किया गया है, वही जगह इस स्थिति में गुब्बारे का क्या होगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप कोई डिस्क ले लीजिए इस तरीके से, कोई घन या घनाभ के रूप में, और आप इसको कहीं पर रखिए, तो जहाँ पर भी रखेंगे ये अपने आकार के बराबर जगह को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। यदि इस जगह में आप किसी और वस्तु को रखना चाहें तो इसके अंदर प्रवेश करा करके हम नहीं रख सकते हैं। तो इस पदार्थ द्वारा जो भी जगह घेरा गया वो इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आयतन को भली बात समझ सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वह घेरा हुआ स्थान उसका आयतन कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है वो घन मीटर में होता है। अगर शॉर्ट में कहें तो इसको मीटर क्यूब के रूप में दिखाते हैं। द्रव का जो आयतन है वो लीटर में मापा जाता है, और हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना चाहें कि एक मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, कितना लीटर हो सकता है, तो आप देख सकते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 1 मीटर क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1000 लीटर। ठीक है, या मान लीजिए कि आपको 1 लीटर को कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर को आप लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, या इसी तरीके से आप सेंटीमीटर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम जो है मीटर या लीटर यानी कि ठोस या द्रव अवस्था या गैस अवस्था के जो सिचुएशंस हैं उनके आयतन को हम चेंज करके अपना कार्य आसान कर लेते हैं। और इसका उपयोग ज़्यादातर किस में होता है, जब हम आंगिक सवाल लगाते हैं या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के दौरान जो है आयतन की बात आती है या कन्वर्जन की बात आती है, तो उस स्थिति में हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो बड़े आसानी से इस चीज़ को आप यहाँ पर कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि पदार्थ क्या है, कैसे बना है। तो दोस्तों समझिएगा, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ के कण ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आपको मिलेगा कि पदार्थ के जो कण होते हैं ना वो अति सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देखते। उसके लिए हम माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यही कण
जब छोटे छोटे रूप के जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक बड़े कण का रूप धारण कर लेते हैं तो हमें वो दिखाई देने लगते हैं। जब ये कण और ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाते हैं, इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये पदार्थ का निर्माण करते हैं और ये पदार्थ हमें दिखाई देते हैं। वातावरण में हम जो भी वस्तुएं देखते हैं वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है और प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी अति सूक्ष्म कण से ही मिलकर के बना हुआ है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो आपने देखा होगा चाक की स्टिक, जो बोर्ड पर हम लिखते हैं, टीचर्स जिसके माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर लिख करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आप देखिएगा वो पतली सी स्टिक के रूप में होती है और जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद यदि हम उसे देखें तो हमें नहीं दिखाई देता है, कहाँ गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो समाप्त हो गया, बल्कि उसका रूप परिवर्तन हो गया। वो पदार्थ के रूप में CO3 के रूप में था, उसके बाद जैसे जैसे घिसा तो उसका जो कण था वो छोटा हो गया और छोटा हो गया और इधर उधर वातावरण में फैल गया, सूक्ष्म कणों के रूप में परिणित हो गया और इस वजह से वो हमको दिखाई नहीं दे रहा था। और जब उन्हीं का समूह बना दिया हमने तो वो हमें चाक के स्टिक के रूप में दिखाई देने लगा। तो इस तरीके से जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का निर्माण कणों से हुआ है और यही कणों का जो झुंड है पदार्थ बनाता है और यही पदार्थ जो है हमारे आस पड़ोस में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के सृजन का आधार बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आइए समझते हैं कि ये जो पदार्थ के कण हैं इनकी अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण इनका गुण होता है पदार्थ के कणों का, वो है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए समझने का प्रयास करते हैं कैसे। देखिए, जो भी पदार्थ हैं अभी अभी हमने बताया कि वो कणों से मिलकर के बने हुए हैं और एक पल के लिए अगर हम सोचें कि ये जो कण का स्वरूप है कुछ इस तरह का है, एक कण का स्वरूप, तो दूसरे कण का भी स्वरूप कुछ ऐसा है, तीसरे कण का ऐसा है। इस तरह से एक कणों का झुंड है और ये जो झुंड मिलते हैं ये पदार्थ का सृजन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पदार्थ का सृजन करते हैं। अब जब हम इनका माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि ये जो कण हैं इनकी संरचना या यूं कहिए कि इनकी जो व्यवस्था होती है कुछ इस तरह होती है कि एक कण दूसरे कण के साथ सटे तो होते हैं परंतु इनके बीच में कुछ जगह होती है, कुछ में जगह कम होती है, कुछ में जगह कुछ इस तरह से ज़्यादा होती है, कुछ में इस तरह की व्यवस्था होती है तो कण ऐसे होती है, कुछ के कण कुछ ऐसे होंगे तो इनके बीच में और ज़्यादा दूरी होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इनके बीच में ये जो दूरी है दो कणों के बीच में, इसे ही हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। यानी कि पदार्थ के अंदर अणुओं के बीच में जो दूरी होती है या कणों के बीच में जो दूरी होती है एक दूसरे से, इनके बीच में जो अंतर होता है दूरी का, वही अंतर वही दूरी इनके लिए अंतरा आणविक दूरी कहलाता है। जिसको हम इंग्लिश में बात करें तो हम कह सकते हैं इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस। इस तरीके से आप बात को समझ सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ है और प्रत्येक दो कणों के बीच में कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है। उन्हीं रिक्त स्थानों को हम उनके बीच अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। अब हम बात करेंगे द्वितीय बिंदु की। दूसरा जो महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण है वो क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसे
अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है पदार्थ के कणों के बीच में। हमने बताया ना कि पदार्थ के कणों की व्यवस्था कुछ इस तरीके से है। तो यह एक कण इस दूसरे कण के ऊपर एक तरह का आकर्षण बल आरोपित करता है, अर्थात ये एक दूसरे को ये इस कण द्वारा इन पर और इस कण द्वारा इन पर क्या करते हैं, आकर्षण बल आरोपित करते हैं, और ये इसी आकर्षण बल के माध्यम से एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो ये जो आकर्षण बल है इसे ही हम बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। इसी आकर्षण बल की वजह से पदार्थ की जो कण हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते हैं या बड़े बड़े स्वरूप का निर्धारण करते हैं। एक चीज और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में दूरी जितनी कम होगी, ये जितनी नजदीक नजदीक स्थित होंगे, तो उनके बीच में आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। वजह यह है कि जो इनके बीच में आकर्षण बल F होता है वो कहीं न कहीं इस तरीके से निर्भर करता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहाँ F क्या है, आकर्षण बल कह सकते हैं आप, और R जो है इनके बीच की अंतराणविक दूरी है। अर्थात दूरी का मान जितना बढ़ेगा आकर्षण बल का मान उसके वर्ग के क्रम में घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक चीज और स्पष्ट हो जाता है कि जो पदार्थ के अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं में कहीं न कहीं पदार्थ के अंतरा आणविक जो दूरी है और पदार्थ के अंदर जो अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसी के आधार पर हम इस बात को आगे समझेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। आइए इसको हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने लाइकोपोडियम पाउडर का नाम सुना होगा, या लाइकोपोडियम पाउडर आपने नहीं देखा होगा तो परागकण जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जो फूल की जो पुंकेसर होते हैं उसको अगर आप हल्के से स्पर्श करें तो आप देखिएगा बहुत सारे पाउडर जैसे छोटे छोटे रंगीन कण आपके हाथों में लग जाते हैं। तो वो परागकण ले लीजिए कुछ रंगीन, और उसको आप पानी गिलास शीशे के गिलास में पानी भरिए और उसके ऊपर परागकण को हल्के से छींट दीजिए और उसके बाद उसको देखने का प्रयास करिए। तो देखेंगे आप कि ये जो कण हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, अपना जगह बदल रहे हैं। तो इस प्रयोग के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। और भी बहुत सारी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं कि कोई गिलास में पानी भरा हुआ है और ऊपर से आप क्या कर दीजिए, रंग डाल दीजिए। देखिएगा रंग जो है धीरे धीरे पूरे गिलास में फैल जाता है। तो पूरे गिलास में रंग कैसे फैल गया, वो एक ऊपर वाले कण के संपर्क में आया और वो कण अपना स्थान बदल रहा है तो वो रंग लेकर के आगे बढ़ गया। इस तरह से धीरे धीरे करके जो है कणों ने अपना स्थान बदलना जारी रखा और रंग उनके साथ जो है धीरे धीरे पूरे जल में फैल गया और पूरा जल जो है रंगहीन से रंगीन हो जाता है। तो इस प्रयोग के आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। मतलब कि वो कभी भी एक स्थान पे नहीं रहेंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो किस अवस्था में है। उनकी अवस्था के आधार पर जो है उनकी गतिशीलता कहीं न कहीं प्रभावित होती है, या यूँ कह लीजिए कि उनके अंदर जो अंतरा आणविक दूरी होती है और अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, इसके आधार पर कहीं न कहीं उनके कण की जो गतिशीलता है वो प्रभावित होती है। पर गति सब में होती है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। ठीक है, कहीं पे गति का जो मान है वो ज़्यादा होगा तो कहीं पे गति का मान कम होगा, पर होता ज़रूर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चौथा महत्वपूर्ण अभिलाक्षणी गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा हमारा महत्वपूर्ण अभिलाक्षणी गुण है विभिन्न पदार्थों के कण स्वतः मिलते हैं जिसे हम विसरण कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कण होते हैं वो स्वतः मिल जाते हैं। जैसे कि आप वायु हवा है हमारे चारों तरफ और उसमें हम बगल में एक सेंट की शीशी लिए हुए हैं। सेंट की शीशी को खोल दीजिए और कुछ समय बाद देखेंगे कि वहाँ पर सेंट की
एक बेहतरीन सुगंध आपको महसूस होगा और धीरे धीरे सुगंध का जो प्रभाव है वो कम होता चला जाता है और उसके कण पूरे उस स्थान पर फैल जाते हैं और कुछ समय बाद उनके सुगंध की जो मात्रा है वो एकदम से न्यून हो जाती है, कम हो जाती है, सामान्य अवस्था में हो जाता है वातावरण। तो इस आधार पर भी आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे में स्वतः मिल जाते हैं। हमने क्या किया, सेंट के जो गैस निकल रहे थे या जो भी उसके मॉलिक्यूल्स थे, जो कण थे, हमने उसको मिलने के लिए प्रेरित नहीं किया। हमने जैसे ही ढक्कन खोला तो ऑटोमेटिक वो जो है वायु में प्रसारित हो गया। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर जो हम अपने घरों में रखते हैं भोजन पकाने के लिए, हम अगर उसके नॉब को खोल दें, उसके ढक्कन को खोल दें या कहीं से गैस लीक करता हुआ आपको महसूस होता है तो आप समझ जाते हैं ना कि दूर घर से कहीं से आ रहा है। तो उसमें क्या हुआ, सिलेंडर से गैस निकला और निकलने के बाद जो भी उसके कण थे वो स्वतः क्या हो गए, वायु में फैल गए और फैलते हुए निरंतर गतिशील रहते हुए वो हमारे पास तक आ जाते हैं। और जैसे ही हमें उसकी सुगंध का या दुर्गंध का पता चलता है तो हम समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं से गैस की लीकेज हो रही है। तो ये प्रक्रिया या ये उदाहरण हमें स्पष्ट करता है कि विभिन्न पदार्थों के कण स्वतः मिल जाते हैं और ख़ास तौर से ये चीज़ हम ज़्यादातर उसमें देखते हैं, जैसे द्रव में देख सकते हैं, गैस में देख सकते हैं, ठोस में ये जो है गुण बहुत सीमित मात्रा में पाया जाता है, पर होता सब में है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विसरण कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है और पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है। तो आशा है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी और आप इसका नोट्स भी बना लेंगे, परीक्षा में ये बहुत उपयोगी साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका ढेर सारा प्यार और ढेर सारा लाइक्स की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जितना ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब देंगे हमारा मनोबल उतना ही बढ़ेगा और मैं इससे बेहतरीन वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और आपके पठन पाठन में हमारा सहयोग होगा। दोस्तों तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और तो दोस्तों अब हम बात करते हैं द्रव की भौतिक अवस्थाएं। द्रव की भौतिक अवस्थाएं क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो द्रव मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला जो है वो ठोस अवस्था हो गया, दूसरा द्रव अवस्था हो गया और तीसरा गैस अवस्था हो गया। आइए हम इनकी एक एक अवस्थाओं को बृहद अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और आइए समझते हैं। तो पहला है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है। इनके कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी बहुत कम परंतु अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर ईंट, पत्थर, बर्फ, कोयला, सोना, लोहा इत्यादि, ये सभी क्या हैं, ये सभी ठोस अवस्था वाले पदार्थ के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों एक बात और हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि ये द्रव्य की जो अवस्था होती है वो उसमें आकार तथा आयतन निश्चित कैसे होता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। द्रव्य के कणों की अगर व्यवस्था की बात किया जाए तो हम पाते हैं कि जो द्रव्य जो है ठोस अवस्था में होते हैं उनके कणों की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। मतलब इनके कण काफ़ी नज़दीक होते हैं, आप देख सकते हैं। अब नज़दीक होने की वजह से इनके बीच जो दूरी होती है, इनके कणों के बीच में जो अंतरा आणविक दूरी होती है वो बहुत कम होती है। अंतरा आणविक दूरी क्या हो गई, जो दूरी हो गई वो क्या हो गई, बहुत कम हो गई। जब दूरी बहुत कम हो जाती है दोस्तों तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, कौन सा आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल इनके जो है बहुत अधिक हो जाते हैं। दूरी बहुत कम हो जाती है, अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है वो बहुत अधिक हो जाता है। और जब बहुत अधिक हो जाता है तो ये जो कण हैं एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, जिससे कि इनके बीच में कोई तीसरा कण अगर प्रवेश करना चाहे तो
उसको प्रवेश करना मुश्किल होगा। और दूसरी बात कि इनके अंदर जगह भी एकदम से नहीं होती है या बहुत कम होती है, तो इस वजह से इनका जो आकार होता है, ये जिस आकार में होते हैं वो आकार इनका क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। साथ ही इनका आयतन भी निश्चित हो जाता है। साथ ही क्या होता है, इनका आयतन भी निश्चित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका आकर्षण बल अधिक और दूरी इनके अंदर बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई ठोस की जो अवस्था है वो उसमें आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है। तो सीधा सीधा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इनके अंतरा आणविक दूरी और अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर है। अब हम अगली बात करेंगे कि जो द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट, ठीक है, तो इसमें क्या है स्थिति है, किस तरह के द्रव्य को हम द्रव अवस्था के रूप में मानेंगे। तो द्रव की वह अवस्था, ठीक है, देखिए द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट को हम क्या कहेंगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है, मतलब कि इनका जो आयतन होता है वो क्या होगा, फिक्स होगा। ये जिस रूप में रहेंगे उस रूप में इनका आयतन निश्चित होगा, परंतु इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। ऐसे द्रव्य को हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ऐसे द्रव्य को हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव कहते हैं। द्रव के कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु आणविक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। और इसी वजह से इनका जो है आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जल ले लीजिए, तेल ले लीजिए, दूध है, पारा है इत्यादि। इनको अगर आप गिलास में रख दीजिए तो देखेंगे आप कि इनका जो आकार है, ठीक है, अगर हम इनको गिलास में रखते हैं, ठीक है, गिलास में रख देते हैं तो इनका आकार कैसा हो जाता है, इस गिलास के रूप में हो जाता है। अगर हम इनको जो है किस रूप में रखते हैं, बाल्टी या इस तरह से बीकर में रखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इस रूप को ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम इनको जो है बड़े से बर्तन में रखते हैं, ठीक है, सपोज करिए इस तरह से किसी पात्र में रखते हैं तो ये इस रूप को ग्रहण कर लेते हैं। पर हर स्थिति में आप देखेंगे कि इनके अंदर रखे हुए पदार्थ का जो स्वाद होता है या जो रंग होता है, रूप होता है, वो नहीं बदलता है। मतलब ये कि इनका आयतन नहीं बदला, लेकिन ये जिस बर्तन में रखे गए उस पात्र का रूप ग्रहण कर लिए, अतः इनका जो आकार है वो बदल गया। तो इस तरह से द्रव अवस्था में जो भी द्रव्य होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक, और ये भी क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो अंतरा आणविक दूरी है, इनके अणु के बीच में जो अंतरा आणविक दूरी है वो ठोस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि अगर ठोस के अणु इस तरीके से सटे सटे थे तो इनके अणु कहीं न कहीं इस तरह की व्यवस्था में होंगे। तो देखिए दूरी बढ़ गई कि नहीं, यहाँ पर दूरी क्या है, कम है, और यहाँ पर दूरी इनसे कुछ ज़्यादा है। तो इस दूरी के बढ़ने की वजह से ये अपने आस पड़ोस में आसानी से हिल डुल लेते हैं। इनको अपने आस पड़ोस में मूव करने के लिए जगह मिल जाती है, और मूव करने के लिए जगह जैसे ही मिलती है इस वजह से इनका जो आकार होता है वो बदल जाता है। और आकर्षण बल ठोस से कम होता है, परंतु इतना कम नहीं होता है कि ये अपने अणुओं से टूट करके अलग हो पाएँ। यानी कि जिन कणों से जुड़े हुए हैं उन कणों से टूट करके अलग हो जाएं, बहुत दूर चले जाएं। इतना भी आकर्षण बल इनका कम नहीं होता है। इसीलिए इनका जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है, परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरी महत्वपूर्ण जो इसका अवस्था है वो है गैस अवस्था। गैस अवस्था में क्या होता है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, उसे हम गैस अवस्था कहते हैं। गैस के कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक होती परंतु आकर्षण बल बहुत कम होता है। जी हाँ दोस्तों, जो गैस के अणु की अगर संरचना की बात किया जाए तो सबसे पहले हम ठोस को इस तरह से बना लेते हैं, और द्रव के बात करें तो कुछ इस तरह से है। लेकिन वहीं पे गैस के अणुओं के या कणों की व्यवस्था की बात करें तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इनके बीच में दूरी बहुत कम है, इसलिए आकर्षण बल बहुत अधिक है। इनके बीच में दूरी इनसे ज़्यादा है और आकर्षण बल इनसे
कम है, लेकिन इनके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। और जब दूरी बहुत ज़्यादा हो गई तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसके आधार पर ये जो दूरी बढ़ गई, इस दूरी की वजह से इनके अंदर जो आकर्षण बल है, अंतर आणविक आकर्षण बल, वो बहुत कम हो गया और एक अणु का दूसरे अणु से जो है पकड़ क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से इनका जो आकार है और आयतन है, ये दोनों क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। और ऐसे ही द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैस अवस्था की द्रव्य कहते हैं। जैसे कि वायु है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है इत्यादि, या इस तरह के गुण रखने वाले अन्य जो भी उदाहरण आपके आस पड़ोस में दिखाई देंगे, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं गैस अवस्था के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने द्रव्य की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनमें तीनों अवस्थाओं को समझा कि ठोस अवस्था क्या है, द्रव अवस्था क्या है, गैस अवस्था क्या है। इस तरीके से आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला टॉपिक है तरल पदार्थ। क्या होता है तरल पदार्थ दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में फ्लूइड कहते हैं। वह द्रव्य जिसमें बहने का गुण होता है उसे हम तरल पदार्थ कहते हैं। पदार्थों में बहने का यह गुण तरलता कहलाता है। यानी कि बहने का मतलब ये, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझने का प्रयास करें कि हम फर्श पर अगर कोई ठोस पदार्थ है उसको गिरा दें, कोई द्रव है उसको गिरा दें, या कोई गैस है उसके ढक्कन को खोल दें, तो हम क्या पाएंगे कि जो ठोस गिरा हुआ है वो जहाँ गिरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। द्रव जहाँ पर हमने गिराया वहाँ से कुछ इस तरह से लुढ़कते हुए कुछ दूर आगे बढ़ गया। और गैस की स्थिति में आपने देखा कि जैसे ही हमने जिस बर्तन में गैस भरी हुई थी उसको खोला, उसके ढक्कन को खोला, तो ये निकल करके बहुत दूर तक कहीं फैल गया, इतनी दूर तक कि वो हमारे पहुंच से बाहर भी चला जाता है। तो अभी आपको परिभाषा में हमने बताया कि ऐसे द्रव्य जिसमें बहने का गुण होता है, यानी कि दूर तक प्रसारित होने का गुण जिनमें है, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, तरल पदार्थ कहेंगे। तो इस तरीके से तरल पदार्थ की अगर बात करें तो कौन से होंगे, द्रव वाले पदार्थ होंगे, गैसीय गुण वाले पदार्थ होंगे, ये क्या होंगे, तरल पदार्थ कहलाएंगे। जबकि ठोस को हम तरल पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो बहने का गुण होता है वो नहीं होता है, या यूँ कह लीजिए नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, दृढ़ता। क्या होता है दृढ़ता? दृढ़ता को समझने का प्रयास करिए। पदार्थ के कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है, उसको तोड़ना या दबाना कठिन होता है, इसे ही हम दृढ़ता कहते हैं। ठीक है, आपने देखा कि ये खास तौर पे ये जो परिभाषा में बात कही गई है वो किस में पाया जाता है, ये ठोस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है। क्योंकि ठोस के कण जो है बहुत नज़दीक होते हैं। जब नज़दीक होंगे तो इनके अंदर अंतराण्विक दूरी बहुत कम होगी, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। आकर्षण बल अधिक होने और दूरी कम होने की वजह से इनके कणों का जो पकड़ है, जो मजबूती है, उसको तोड़ना या दबाना कठिन होता है। और तोड़ना या दबाना जब कठिन होगा तो इसका मतलब है कि वो पदार्थ क्या कहलाएगा, दृढ़ कहलाएगा, मजबूत कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है? पदार्थ को दबाने की क्षमता को संपीड्यता कहते हैं। पदार्थ को दबाने की क्षमता को क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। पदार्थ में या द्रव्य में संपीड्यता का जो क्रम होता है वो क्या होता है कि ठोस की जो संपीड्यता होती है वो सबसे कम होती है, द्रव की उससे अधिक होती है, और गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। संपीड्यता का अर्थ कुछ इस तरीके से समझिए कि जो ठोस का अंतराणविक दूरी होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। द्रव का जो होता है वो ठोस से अधिक होता है परंतु गैस से कम होता है। परंतु गैस की जो अंतराणविक दूरी होती है वो सबसे अधिक होती है। यदि हमें गैस के अणु को नज़दीक लाना हो, गैस के अणु जो दूर हैं नज़दीक लाना हो, तो इनको हम कम बल लगा करके ही आसानी से एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, करीब ला सकते हैं। यानी कि गैस के अणुओं के आपस में नज़दीक आने की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ठोस या द्रव। तो यही जो इनके अणु के परस्पर नज़दीक आने की
जो गुण है इसी को हम क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। यानी कि जब हम दबाव डालें और इनके अणु क्या हो जाएं या कण जो है नज़दीक आ जाएं तो संपीड्य हैं, और यदि ये नज़दीक नहीं आ रहे हैं या नज़दीक आने का गुण बहुत कम है तो हम कहेंगे कि वो संपीड्य नहीं है या असंपीड्य हैं, या यूँ कह लीजिए कि उनकी संपीड्यता बहुत कम होती है। तो इस तरीके से हम संपीड्यता को समझ सकते हैं। अब हम